नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में। तो अब तक मैंने जो पढ़ाया है आपने उसका रिवीजन कर लिया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने अच्छी तरीके से याद भी कर लिया होगा। तो एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेती हूँ कि जैसे कल की क्लास का ही पूछ लेती हूँ कि हमने एक इतिहासकार के बारे में बात की थी। वो थे जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। तो उनकी रचना या फिर उनका ग्रंथ कौन सा था, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 2 मिनट का वेट करती हूँ मैं। कौन कौन मुझे फटाफट से कमेंट करके बताते हैं। तो साथियों, हम बात कर रहे थे इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में। तो कुछ इतिहासकारों के बारे में हमने बात की थी। तो उस सबसे पहले उसमें हमने बात की थी गारसदा तासी के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी शिव सिंह सेंगर के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी तीसरे जो अपने पास इतिहासकार या लेखक है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के बारे में। आज हम बात करेंगे मिस्र बंधु के बारे में। और आगे हम पांचवे जो अपने पास इतिहासकार लेखक है कवि है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छठवें अपने पास है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सातवें अपने पास है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आठवें लेखक अपने पास है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी। और नवे इतिहासकार अपने पास है डॉक्टर नगेंद्र। और 10वें अपने पास कौन से है, नागरी प्रचारणी सभा काशी। तो साथियों, अब तक हमने बात कर ली थी तीन लेखकों के बारे में, तीन इतिहासकारों के बारे में। आज हम बात करेंगे चौथे मिस्र बंधु के बारे में। तो पहले एक बार तीन का जो कुछ रचनाओं के बारे में आपने नाम याद किए होंगे। तो सबसे पहले अपने पास थे गारसदा तासी। इनकी रचना, इनका ग्रंथ कौन सा था, तो इनका ग्रंथ था इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदु ए हिंदुस्तानी। दूसरे में बारे में हमने बात की थी, दूसरे थे अपने पास शिव सिंह सेंगर। तो इनकी रचना कौन सी थी, शिव सिंह सरोज। तीसरे इतिहासकार लेखक अपने पास थे जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। तो इनका ग्रंथ कौन सा था, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं वो है मिस्र बंधु के बारे में। साथियों, हम मिस्र बंधु के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इनकी रचना के बारे में बात करते हैं। तो इनकी रचना कौन सी है, मिस्र बंधु की रचना मिस्र बंधु विनोद। कौन सी रचना है इनकी, मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधुओं में तीन भाई आते हैं। तीन भाई का नाम है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। कौन कौन से हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। साथ ही हम बात करते हैं ये तीनों भाइयों के बारे में। इनकी एक ट्रिक याद कर लेना, ये नाम पूछे कहीं गए काफी बार कि मिस्र बिंदु विनोद के अंदर मिस्र बंधुओं में तीनों भाइयों के नाम कौन कौन से थे। तो आप इनके GSS क्या याद करोगे, GSS यानी गणेश, श्याम और सुखदेव। क्रम भी इनका यही है, क्रमवार भी इनका यही है कि सबसे पहले गणेश बिहारी, गणेश बिहारी विनोद, आगे श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। यानी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। एक थोड़ा सा इस शब्द को ध्यान रखना साथियों, सुखदेव बिहारी मिश्र के बारे में। एक सुखदेव ये होता है, ये वाला सुखदेव। और अपने पास जो है वो क्या है, सुखदेव। क्या है, सुखदेव। तो हम बात करते हैं कि आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, ऑप्शन में दोनों मिल जाए कि सुखदेव है कि सुखदेव है। तो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है यहाँ पे अपने पास कौन से हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र। कौन से हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र। आगे हम बात करते हैं मिस्र बंधु विनोद के बारे में। तो इनको 4 भागों में विभक्त किया गया था। कितने भागों में, 4 भागों में। जिसके प्रथम 3 भाग यानी प्रथम जो 3 भाग है उनका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। और जो चतुर्थ भाग है उसका प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में। कब हुआ था साथियों, प्रथम भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। इनमें अपन कवियों के बारे में बात करते हैं कि इसमें कवि कितने थे। तो जो ऑथेंटिक फैक्ट कवि है वो 4591 दे रखे हैं। 4591 इसमें कुल कवि है। अगर आपको ऑप्शन में 4591 नहीं मिले तो लगभग 5000 कवियों का जीवन वर्त इसमें वर्णित है। यानी कि 5000 कवियों, आपको 5000 ऑप्शन में मिल सकता है। तो आप 5000 भी टिक करके यानी या फिर गोला लगा के आ सकते हो। आगे हम बात करते हैं, इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ साथ उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। यानी कि जो मिस्र बंधु विनोद है इसमें अनेक कवियों के बारे में बात करने के साथ साथ इसमें साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया गया है।
तो साथियों हमने बात कर ली थी मिस्र बंधु विनोद की रचना कौन सी थी, मिस्र बंधु विनोद। और इसमें जो बंधुओं के नाम है कौन कौन से हैं, जी एस एस। फटाफट से क्रम से याद कर लो, जी एस एस। मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से सब कमेंट बॉक्स में ये लिख के फटाफट से टाइप करो, जी एस एस जी एस एस जी एस एस। सब मुझे कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, फटाफट सबका कमेंट आ जाना चाहिए, जी एस एस जी एस एस जी एस एस। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करो, जी एस एस। अपने नाम की जगह कमेंट बॉक्स में ये लिखो मिस्र बंधुओं के जो नाम है, जी एस एस। कौन कौन से, गणेश, श्याम और सुखदेव। हाँ ठीक है, अब आगे ना कमेंट सबके, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, चलते हम आगे। तो इनकी कितने भागों में विभक्त किया था, 4 भागों में। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन फटाफट से 1913 ईस्वी कमेंट बॉक्स में लिखो, 1913 ईस्वी, 1913 ईस्वी प्रकाशन। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रकाशक संस्था कौन सी है। जो मिस्र बंधु है उनकी प्रकाशक संस्था नागरी प्रचारिणी सभा काशी। कौन सी है, नागरी प्रचारिणी सभा काशी। पद्धति के बारे में हम बात करते हैं तो इनकी पद्धति कौन सी है, कालानुक्रम पद्धति। कौन सी है, कालानुक्रम पद्धति। विशेष तथ्य के बारे में हम बात करते हैं, यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथ। कौन से ग्रंथ, हस्तलिखित ग्रंथ की खोज या अभियान के आधार पर लिखा गया है। और कब लिखा गया था, 1900 से 1921 ईस्वी के मध्य, यानी कि 21 वर्ष के अंदर यह लिखा गया था। यह ग्रंथ नागरिक प्रचारिणी काशी द्वारा लिखा गया था। हस्तलिखित ग्रंथ यानी हाथों के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है ये। आगे हम बात करते हैं, अनेक अज्ञात कवियों को शामिल किया गया था। किसमें, मिस्र बंधु की रचना मिस्र बंधु विनोद के अंदर अनेक अज्ञात कवियों को शामिल किया गया था। साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया था। किसमें, इस मिस्र बंधु विनोद में। ठीक है, मिस्र बंधुओं ने कौन से काल को किसकी संज्ञा दी है, ये जानना यहाँ पे मोस्ट है। मोस्ट लगा लेना यहाँ पे कि मिस्र बंधुओं ने आदि काल को क्या कहा था, आरंभिक काल। क्या कहा था, मिस्र बंधु ने आदि काल को आरंभिक काल कहा। तो आदि काल को प्रारंभिक काल किसने कहा था, तो वो कहा था गणपति चंद्र गुप्त ने। साथियों यहाँ पे कंफ्यूजन वाली चीज है, तो आपको देखना है कि कंफ्यूजन हो रहा है। आदि काल को आरंभिक काल और प्रारंभिक काल, यानी कि आदि काल को आरंभिक काल किसने कहा था, आदि काल ने। और प्रारंभिक काल किसने कहा था, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। ठीक है, मिस्र बंधु ने रीति काल को क्या कहा था, अलंकृत काल। अभी हाल में ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया था कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा था, तो मिस्र बंधु ने। ग्रेड फर्स्ट 2022 में हुआ था ना अभी, इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा था, 2022 के अंदर ये पूछा गया। तो किसने कहा था, मिस्र बंधु ने। रीति काल को आधुनिक काल किसने कहा था, तो वर्तमान काल। आधुनिक काल को क्या कहा था, वर्तमान काल। वापस फिर से याद करो, वेरी मोस्ट है ये, इंपॉर्टेंट है। मिस्र बंधु ने आदि काल को क्या कहा था, आरंभिक काल। रीति काल को क्या कहा था, अलंकृत काल। और आधुनिक काल को क्या कहा था, वर्तमान काल। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। मिस्र बंधु विनोद है जो इनकी विशेषता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें अनेक अज्ञात कवियों को शामिल किया गया था। साहित्यिक महत्व पर इसमें प्रकाश डाला गया था। इतिवृत्तात्मकता, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट पूछा गया एग्जाम है कि इतिवृत्तात्मकता विशेषता के बारे में दिया गया था कि किससे संबंधित है, तो मिस्र बंधु विनोद से संबंधित है इतिवृत्तात्मकता। लेखन पद्धति इसके अंदर शामिल है। समालोचना, सामान्य कवियों के नामावली या संक्षिप्त इसमें विवरण दिया गया है। मिस्र बंधु ने निम्नलिखित स्रोत ग्रहण किए थे। कौन कौन से ग्रहण किए थे इन्होंने स्रोत, वह उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कवियों के स्वरचित ग्रंथ। और दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं शिव सिंह सरोज। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं गिरेसन का इतिहास ग्रंथ। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं कालिदास हजारा। पांचवें नंबर पे हम बात करते हैं मुंशी देवी प्रसाद के लेख। और छठे नंबर पे हम बात करते हैं नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट के बारे में। ठीक है साथियों, इसके बाद हम आगे बात करते हैं मिस्र बंधु के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा है। किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा है। और क्या कहा था मिस्र बंधु विनोद को, परिश्रमी संकलन करता भी किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने।
आगे हम बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु से लिया। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने जो अपने इतिहास ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंदर जो कवियों का परिचय इन्होंने दिया था वो भी मिश्र बंधु से इन्होंने लिया था। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं मिस्र बंधुओं का काल विभाजन के बारे में, कि मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन के बारे में जब बात की थी तो इनकी पुस्तक थी मिस्र बंधु विनोद, जो कब प्रकाशित हुई थी 1913 में। तो हम बात करते हैं इनके काल विभाजन के बारे में। तो 5 चरणों में इनका काल विभाजन हुआ था। आरंभिक काल, दूसरा है इनके पास माध्यमिक काल, तीसरा है इनके पास, इन्होंने तीसरा काल विभाजन किया था अलंकृत काल, और चौथा काल विभाजन इन्होंने किया था परिवर्तन काल, और पांचवा किया था वर्तमान काल। सबसे पहले हम बात करते हैं आरंभिक काल के बारे में। जब हम आरंभिक काल के बारे में बात करते हैं तो ये 2 चरणों में हुआ था आरंभिक काल भी। प्रथम पहला अपने पास आरंभिक काल है, इसका जो क भाग है वो है पूर्व आरंभिक काल, और ख भाग है उत्तरारंभिक काल। यानी कि 2 चरणों में हुआ था। पूर्व आरंभिक काल का समय है वो है 1700 से 1343 विक्रम संवत। यानी कि साथियों, जो आरंभिक काल है ये 2 भागों में हुआ था, और इसका जो पहला भाग है वो पूर्व आरंभिक काल है और दूसरा है उत्तरारंभिक काल। जो पहला पूर्व आरंभिक काल है उसका सन है विक्रम संवत 1700 से 1343 है। ठीक है, और उत्तरारंभिक काल है, इसका सन है 1344। यानी कि एक जिस भी काल विभाजन का हम इसमें जो बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो जैसे ये 1343 को खत्म हुआ था तो अगला वाला 1344 से शुरुआत होगा। जैसे अगला फिर 1444 को खत्म हुआ तो 1445 से शुरुआत उसकी अगले वाले की होगी। इसके अंदर हमने बात की थी 1700 से 1343। यानी कि अब आगे हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो काल चला था, पीछे तो चलने से रहा, आगे ही चलेगा। तो उत्तरारंभिक काल से उसका काल क्या था 1344 से 1444। यानी कि ये 100 साल तक चला था। 1344 से 1400 यानी कि 1000 साल तक ये चला था। ठीक है साथियों, उसके बाद हम बात करते हैं माध्यमिक काल। माध्यमिक काल के बारे में हम बात करते हैं तो पूर्व माध्यमिक काल और एक है प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का कालक्रम है 1445 से 1560 विक्रम संवत, और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय है 1561 से 1680 विक्रम संवत। आगे हम बात करते हैं अलंकृत काल, जो तीसरा काल है इनका, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। ये भी 2 भागों में विभाजित था। कौन कौन से? पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। जो पूर्वालंकृत काल है इसका काल विभाजन है 1681 से 1790 ईस्वी, और उत्तरालंकृत जो काल है इसका काल क्रम है 1791 से 1889 विक्रम संवत। ठीक है, ईस्वी जब निकालना हो तो 57 माइनस कर लेना, जिस भी विक्रम संवत का आपको ईस्वी निकालना, ईस्वी सन निकालना, 57 माइनस कर लेना। चौथा काल है इनके पास परिवर्तन काल, इसका जो काल है वो है 1890 से 1925 विक्रम संवत, और पांचवा है वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल 1926 से अब तक का काल किसका माना गया था? ये हो गया मिस्र बंधु विनोद का काल विभाजन। साथियों, याद हो गया होगा सबको कि आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। प्रारंभिक काल 2 भागों में था, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। माध्यमिक काल भी 2 भागों में विभाजित था, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। अलंकृत काल भी 2 भागों में विभाजित था, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। फिर अपने पास चौथा आता है परिवर्तन काल और पांचवा आता है वर्तमान काल। ठीक है साथियों, प्रारंभिक काल के सन हमने देखा था तो 700 से 1343 ईस्वी। उत्तरारंभिक काल का सन हमने देखा था तो 1344 से 1444 विक्रम संवत। ठीक है, सॉरी साथियों, कभी कभी मेरे को क्या ईस्वी बोलने में आ जाता है यहाँ, लेकिन विक्रम संवत है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और अगर ईस्वी सन निकालना हो आपको तो 57 माइनस कर सकते हो आप। दूसरे नंबर पे हमने बात की थी पूर्व माध्यमिक काल का, जो हमने सन देखा था वो विक्रम संवत 1445 से 1560, और प्रौढ़ माध्यमिक का सन देखा था 1561 से 1680 विक्रम संवत। ठीक है, अलंकृत काल का क्या था 1681 से 1790 विक्रम संवत, और उत्तरालंकृत काल का क्या था 1791 से 1889 विक्रम संवत। परिवर्तन काल 1890 से 1925 ईस्वी विक्रम संवत, और वर्तमान काल 1926 से अब तक का काल क्या कहलाता है? वर्तमान काल। तो ठीक है साथियों, आज हम सिर्फ और सिर्फ एक काल के बारे में बात की, बहुत बड़ा है मिस्र बंधु विनोद का, तो इसको अच्छे से याद करना, कम से कम इसका 10 बार रिवीजन करना, बहुत अच्छे तरीके से। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, कालक्रम से भी क्वेश्चन आता है, तो इनकी रचनाओं के बारे में सबसे इसमें क्वेश्चन आता है, तो एक बार जरूर इसको अच्छे से पढ़े। और ठीक है साथियों, धन्यवाद।